जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के हमारे जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही विस्तृत और तकनीकी प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है भारत के प्रमुख बांध, जल, ऊर्जा और विकास की कहानी। मतलब जब हम बांध या डैम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस कंक्रीट की एक बहुत बड़ी दीवार आती है ना? बिल्कुल। ज्यादातर लोग बस यही सोचते हैं कि ये एक दीवार है जो नदी को रोक रही है। लेकिन ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं है। अगर हम स्रोत को गहराई से देखें तो ये हमारी कृषि और पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। जीवन रेखाएं? सच में? हाँ, क्योंकि देखिए, कोई भी देश ऊर्जा सुरक्षा के बिना तो तरक्की कर ही नहीं सकता। और ये ढांचे सीधे तौर पर उसी ऊर्जा को पैदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत में एक ऐसा आंकड़ा दिया गया है जो मतलब जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अगर कोई आम तौर पर अंदाजा लगाए कि हमारे देश में कुल कितने निर्दिष्ट या स्पेसिफाइड बांध होंगे तो दिमाग में क्या आता है? 50 या 100? आमतौर पर लोग गिने चुने 10-15 बड़े नामों के बारे में ही जानते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन असल में ये संख्या है 6628। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये पूरा सिस्टम कितना विशाल है। क्या बात है। इससे पहले कि हम अलग-अलग राज्यों में जाएं और विशिष्ट बांधों की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि एक बांध काफी हद तक एक विशाल रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है। अरे वाह, रिचार्जेबल बैटरी, ये बहुत दिलचस्प एनालॉजी है ना? मतलब जब नदी का पानी बांध के पीछे इकट्ठा होता है तो वो बस वहां रुका हुआ नहीं होता। उस पानी में एक अथाह ऊर्जा जमा हो रही होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो एकदम एक चार्ज्ड बैटरी की तरह है जो बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। हाँ, एनालॉजी एकदम सटीक है। असल मैजिक तब शुरू होता है जब उस पानी को ऊर्जा में बदला जाता है। और वो कैसे होता है? देखिए, बांध की जो दीवार होती है उसके निचले हिस्से में बहुत बड़े बड़े पाइप लगे होते हैं। इन्हें पेनस्टॉक कहा जाता है। पेनस्टॉक? अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे पानी के पाइप के आगे उंगली रख देने से पानी का प्रेशर अचानक बहुत तेज हो जाता है? एग्जैक्टली, वही सिद्धांत है। लाखों लीटर पानी का पूरा वजन उस संकरे पेनस्टॉक के रास्ते से भारी दबाव के साथ नीचे की तरफ धकेला जाता है। और जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो वो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी तरह से गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ओह, समझ गई। मतलब वो तेज रफ्तार पानी फिर किसी मशीन को घुमाता होगा। बिल्कुल, वो सीधा जाकर टरबाइन के ब्लेड से टकराता है और टरबाइन के घूमने की स्पीड ही तय करती है कि कितनी ऊर्जा बनेगी। ये टरबाइन सीधा एक जनरेटर से जुड़ा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदल देता है। क्या बात है। ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही जटिल होगा। तो अब विज्ञान को समझने के बाद उन दिग्गजों की बात करते हैं जो अपने आकार और इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ सच में रिकॉर्ड तोड़ने वाले ढांचे हैं। हाँ, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उत्तराखंड के टिहरी बांध का। ये भागीरथी नदी पर स्थित है और इसका निर्माण 2006 में पूरा हुआ था। स्रोत के मुताबिक इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। 260.5 मीटर? ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करे तो ये लगभग एक 80 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। मतलब पहाड़ों के बीच इतनी ऊंचाई पर इतनी विशाल कंक्रीट की संरचना खड़ी करना ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये ऊंचाई सिर्फ नाम के लिए नहीं है। यही ऊंचाई से 2400 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत देती है। अरे बाप रे, 2400 मेगावाट! हाँ, भागीरथी नदी का बहाव बहुत तेज है और उस बहाव को इतनी ऊपर से टरबाइन पर गिराने से ही इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। इसके साथ ही ये उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए पीने के पानी और सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है। ये तो वाकई एक हाइड्रोलिक जायंट है। जब ऊंचाई की बात हो ही रही है तो भाखड़ा नांगल का जिक्र आना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, वो तो हमारे इतिहास का बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। ये 1948 से 1963 के बीच बना था। इसकी ऊंचाई करीब 226 मीटर है। अब स्रोत में इसे ग्रेविटी डैम कहा गया है। ये एशिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। हाँ, ग्रेविटी डैम। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ग्रेविटी का मतलब ये है कि ये पानी को रोकने के लिए सिर्फ
दीवार की मजबूती पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने खुद के भारी भरकम वजन का इस्तेमाल करता है ना? एग्जैक्टली पानी का दबाव अकल्पनीय होता है। वो किसी भी आम दीवार को ताश के पत्तों की तरह गिरा सकता है। इसलिए भाखड़ा नांगल में कंक्रीट का इतना विशाल द्रव्यमान या मास इस्तेमाल किया गया है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे मजबूती से अपनी जगह पर जकड़े रखता है। ओहो, मतलब पानी का धक्का उसके भारी वजन को हिला ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इसी इंजीनियरिंग के दम पर यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी सिंचाई का मुख्य स्रोत बना हुआ है। हरित क्रांति के पीछे इसी जलापूर्ति का सबसे बड़ा हाथ था। क्या बात है। लेकिन मुझे स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प चीज मिली। इंजीनियरिंग सिर्फ ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ओडिशा में महानदी पर बने हीराकुंड बांध की बात करें, जो 1957 में बना था, तो यहाँ एक अलग ही खेल है। हाँ, हीराकुंड तो अपने आप में बिल्कुल अलग है। वही तो मेरा मतलब है, अगर ऊंचाई ही पैमाना है तो 260 मीटर का टिहरी तो सबसे ऊपर है। तो फिर ये हीराकुंड इतना खास क्यों है? क्योंकि हीराकुंड अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि अपनी अविश्वसनीय लंबाई के लिए जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। वेट 25 किलोमीटर से भी ज्यादा? हाँ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध या अर्थन डैम है। इतनी लंबी कंक्रीट की दीवार बनाना तो आर्थिक रूप से असंभव होता। इसलिए वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। पर एक सेकंड, मिट्टी तो पानी के साथ आसानी से बह जाती है। इतनी विशाल महानदी के उफनते बहाव को सिर्फ मिट्टी कैसे रोक सकती है? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। पर मिट्टी के बांध का मतलब सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं होता। तो फिर क्या होता है इसके अंदर? इसके बिल्कुल बीचों बीच एक इम्पर्मिएबल क्ले कोर होता है। मतलब एक ऐसी चिकनी मिट्टी की दीवार जिससे पानी रिसकर आर पार नहीं जा सकता। और इस कोर को बाहर से भारी पत्थरों से ढक दिया जाता है। ओह, समझ गए, ताकि वो कोर अपनी जगह पे टिका रहे। बिल्कुल। अगर हम इन रिकॉर्ड तोड़ने वाले बांधों से आगे बढ़कर मध्य और पश्चिमी भारत की ओर आए, तो स्रोत में इन क्षेत्रों के बांधों को स्पष्ट रूप से जीवन रेखाएं कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये कई राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। एकदम सही। जैसे गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, ये 1987 में शुरू हुआ और 2017 में जाकर पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई 163 मीटर है। लेकिन इसका जो असली महत्व है वो इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी पहुंच में है। बिल्कुल, ये नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। और इसी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध भी है, जो 2005 में बना था और इसकी ऊंचाई 92 मीटर है। 92 मीटर्स, मतलब टिहरी या सरदार सरोवर से तो काफी कम है। ऊंचाई कम है, लेकिन इंदिरा सागर की एक बहुत बड़ी खासियत है। जल भंडारण यानी वाटर स्टोरेज के मामले में ये पूरे भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। सबसे बड़ा जलाशय? हाँ, भारत में किसी भी अन्य बांध के मुकाबले इसके पीछे सबसे ज्यादा पानी जमा होता है। अच्छा, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो टोपोग्राफी है वो पहाड़ों जैसी संकरी नहीं है बल्कि एक पठारी इलाका है? एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। गहरी पहाड़ी घाटियों में पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन पठारी इलाकों में वो मीलों तक क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली फैल जाता है। ओह, तो इसीलिए इंदिरा सागर का फैलाव इतना विशाल है। हाँ, और ये पन बिजली और सिंचाई दोनों के लिए एक असीमित संसाधन बन गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी है, जो 1960 में बना था। 62 मीटर ऊंचा ये बांध चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, और जब हम जीवन रेखाओं की बात कर ही रहे हैं तो हम महाराष्ट्र के कोयना बांध को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। 1964 में कोयना नदी पर बना ये 103 मीटर ऊंचा ढांचा इसे सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि ऑफिशियली महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है, इसकी भीमकाय बिजली उत्पादन क्षमता। कोयना भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाँ। अब मध्य और पश्चिमी भारत से अपने सफर को दक्षिण भारत की ओर मोड़ते हैं। चलिए, दक्षिण भारत के बांधों की तो बात ही कुछ और है। हाँ, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति और इतिहास बांधों को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि विरासत का हिस्सा बना देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध। 1967 में बना 124 मीटर ऊंचा ये बांध सच में एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। स्रोत में से दुनिया का सबसे बड़ा चुनाई वाला बांध या मिशनरी डैम बताया गया है। मेसनरी डैम
मतलब इसे आधुनिक कंक्रीट की तरह बस सांचे में डालकर नहीं बनाया गया है। बिल्कुल नहीं। चिनाई का मतलब है कि इसमें पत्थरों को एक एक करके हाथों से जोड़ा गया है। क्या आप बात करें, इतने विशाल बांध को एक एक पत्थर जोड़कर बनाया गया है? हाँ, अब सोचिए इसमें कितना श्रम और कैसी सटीकता लगी होगी। और इस पूरी दीवार से पानी को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए 26 बड़े गेट्स बनाए गए हैं। सच में अकल्पनीय है। और इतिहास और विरासत की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के बांध तो आज़ादी से भी पहले के हैं। हाँ, वो तो सही मायनों में ऐतिहासिक हैं। जैसे तमिलनाडु का मेटूर बांध, ये 1934 में निर्मित हुआ था और इसकी ऊंचाई 65 मीटर है। ये भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक है और दशकों से कावेरी डेल्टा के लाखों किसानों की रोजी रोटी इसी पर टिकी है। और इसी तरह कर्नाटक में कावेरी पर स्थित कृष्णराज सागर बांध है, जिसे हम केआरएस कहते हैं। 1931 में बना, 40 मीटर ऊंचा। लेकिन केआरएस बांध की एक और बहुत खास बात है। हाँ, पर्यटन टूरिज्म के नजरिए से ये बहुत मशहूर है। बिल्कुल, इसके ठीक पास स्थित खूबसूरत वृंदावन गार्डन तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहाँ फाउंटेन, लाइटिंग और बागवानी को बांध के ढांचे के साथ इस तरह मिलाया गया है कि यह सिर्फ एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान बन गया है। बिल्कुल सही कहा। और कर्नाटक में ही भद्रा नदी पर एक और खूबसूरत बांध है, भद्रा बांध। 1965 में बना, 59 मीटर ऊंचा। और स्रोत इसके एक पर्यावरण से जुड़े पहलू को भी उजागर करता है। हाँ, ये पश्चिमी घाट के घने जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों के बिल्कुल बीच में स्थित है। एग्जैक्टली। यह एक प्रमुख पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल केंद्र बन चुका है, जहां इंसान की बनाई संरचना और प्रकृति एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। और जब हम इंसान की बनाई संरचनाओं का प्रकृति पर प्रभाव देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का रिहंग बांध एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1962 में रिहंद नदी पर बने इस 91 मीटर ऊंचे बांध ने तो वहां का पूरा भूगोल ही बदल दिया। हाँ, इसका जो जलाशय है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या आर्टिफिशियल झील है। बिल्कुल, जल विद्युत के लिए इतना विशाल जलाशय तैयार करना इंसानी क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो हमने ऊंचाई, लंबाई, गुरुत्वाकर्षण, चिनाई और इन विशाल कृत्रिम झीलों की बात कर ली। ये सभी ढांचे 60-70 साल या कुछ तो 90 साल पहले बने थे। हाँ, काफी पुराना इतिहास है इनका। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर सवाल आता है। क्या एक बार कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देने से काम खत्म हो जाता है? मतलब क्या ये इतने विशाल ढांचे बिना किसी खतरे के हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और स्रोत का जो भविष्य में जल प्रबंधन वाला हिस्सा है, वो ठीक इसी चिंता पर बात करता है। असल में सबसे बड़ा खतरा दीवार के अचानक टूट जाने का नहीं है। तो फिर खतरा किस चीज का है? एक बहुत ही धीमी और छिपी हुई प्रक्रिया का है, जिसे गाद या सिल्ट का जमा होना कहते हैं। नदियां अपने साथ पहाड़ों से सिर्फ पानी ही नहीं लाती, वो लाखों टन मिट्टी, पत्थर और मलबा भी लाती हैं। तो अगर हम अपनी उस पुरानी एनालॉजी में वापस जाएं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे इंसान की धमनियों या आर्टरीज में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। अरे वाह, बिल्कुल सटीक तुलना। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से जगह कम होती जाती है। गाद की समस्या ठीक इसी कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करती है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशयों के तल में लगातार मिट्टी भरने से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी में औसतन 19.24% की कमी आ चुकी है। बांध की दीवार तो 100 मीटर की है, लेकिन नीचे की 20 मीटर की जगह सिर्फ गाद से भरी हुई है। इससे पानी जमा करने की क्षमता घटती है, जिससे बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। इसका समाधान क्या है? क्या पुराने हो चुके इन ढांचों को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार इस चुनौती को समझती है और इससे निपटने के लिए DRIP नाम का एक प्रोग्राम चला रही है, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, तो इसके तहत क्या किया जाता है? पहला है डीसिल्टेशन, यानी भारी मशीनों के जरिए जलाशयों के तल से उस गाद को बाहर निकालना ताकि उनकी असली क्षमता वापस मिल सके। समझ गई। और दूसरा? दूसरा है नई स्मार्ट ग्रिड तकनीक का इस्तेमाल। मतलब पानी को कब छोड़ना है, कितनी बिजली बनानी है, इन सब का रियल टाइम डिजिटल प्रबंधन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि भारत की ये 6,628 बांध सिर्फ ईंट, पत्थर या कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं।
ये सच में हमारे इतिहास के वे मील के पत्थर हैं जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया है। बिल्कुल। मतलब 1930 के दशक के खूबसूरत केआरएस बांध से लेकर पहाड़ों को चीरकर बनाए गए आधुनिक टिहरी बांध तक इन्होंने हमारे खेतों को जीवन दिया है और शहरों को रोशनी। और इन्हीं विचारों के साथ हमें भविष्य की ओर भी देखना होगा। आज जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बदल रहा है। हाँ, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इसके साथ ही पुरानी संरचनाओं में गाद भरने की चुनौती है, वो भी हमारे सामने है। तो ऐसे में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। वो क्या भारत का भविष्य पर्यावरण से लड़कर नए विशाल बांध बनाने में है, या फिर अपने मौजूदा 6,628 बांधों को नई तकनीक, स्मार्ट ग्रिड और डीसिल्टेशन के जरिए पुनर्जीवित करके उन्हें फिर से पूरी तरह सक्षम बनाने में है? ये तो वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचे बिना हम अपने जल और ऊर्जा के भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। पुरानी विरासत को बचाकर उसे नई तकनीक से जोड़ना ही शायद हमारे लिए आगे का रास्ता है। बिल्कुल सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन पन्नों को ऐसे ही पलटते रहें और नई चीजों को गहराई से समझते रहें। नमस्कार।